स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि कैसे कतर के अंदर 8 जो हमारे फॉर्मर इंडियन नेवी के ऑफिसर्स हैं उनको डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई है। लेकिन यहां पर मैंने देखा कि बहुत से लोगों के अंदर क्वेश्चन ये है कि क्या भारत कतर के साथ अपना जो रिश्ता है, जो टाइज है, उसको ब्रेक कर सकता है। मतलब भारत क्या कर सकता है यहां पर कतर को चैलेंज करने के लिए। एक जो बड़ी बात सामने आ रही है वो है आपका LNG इंपोर्ट, दैट इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो भारत कितना निर्भर है कतर के ऊपर, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और साथ साथ देखेंगे कि भारत क्या कर सकता है इस मामले में। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे जो यूपीएससी के बैचेस हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी कुछ तैयारी आपको कराया जाता है सबसे कम दाम पर। अगर आप ये बैचेस लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप कोई भी कोर्स को सबसे कम दाम पर अवेलेबल ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, भारत को काफी बड़ा शॉक लगा, आपने देखा ही होगा किस तरीके से कतर में हमारे 8 जो फॉर्मर इंडियन नेशनल्स हैं, मतलब कि इंडियन नेवी ऑफिसर्स हैं फॉर्मर, ऑब्वियस सी बात है वो भारतीय नागरिक हैं, उनको यहां पर डेथ की सजा सुनाई गई है वहां की कोर्ट के द्वारा। और ये कहीं ना कहीं भारत और कतर के रिश्ते में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है, क्योंकि भारत सरकार के ऊपर, भारत के ऊपर काफी प्रेशर होगा कि कैसे जैसे करके हमारे ये जो 8 इंडियन नेशनल्स हैं उनको भारत वापस लाया जाए। इनफैक्ट मैं देख रहा था कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बयान दिया गया कि भारत सरकार को जोर शोर से जो भी कर सकती है सरकार वो करना चाहिए और उन लोगों को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यहां पर मन में यह आता है कि हमारे पास लीगल ऑप्शंस क्या है। देखिए, बहुत से लोगों को शायद नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, भारत और कतर के बीच में 2015 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। और यह एग्रीमेंट किससे रिलेटेड था, एक्चुअली क्या था उस समय 2015 में जो कतर के एमिर हैं वो भारत आए थे और इस दौरे के दौरान यहां पर जो एग्रीमेंट साइन हुआ था इट वाज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड प्रिजनर्स। बेसिकली क्या है कि मान लो किसी भी भारतीय को अगर कतर के अंदर यहां पर सजा सुनाई जाती है तो भारत कतर से कह सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप उनको भारत भेज दीजिए और वो उनकी जो भी सजा होगी वो भारत में कंटिन्यू करा दी जाएगी। मतलब उनका जो सजा है वो तो रहेगा लेकिन वो कतर के अंदर नहीं रहेंगे, उनको बेसिकली भारत लाया जाएगा। तो इस एग्रीमेंट के तहत बताया जा रहा है कि भारत शायद इसका इस्तेमाल कर सकता है। अब देखना होगा कि भारत क्या ये एग्रीमेंट को इन्वोक करता है कि नहीं। क्या भारत ये एग्रीमेंट सामने लाएगा और कतर को बोलेगा कि देखिए हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हो रखा है और ये जो लोग हैं, क्योंकि यहां पर एक और चीज है, मैंने आपको सजा की बात कही कि मान लो किसी को 2 साल, 4 साल, 5 साल की सजा हुई, लेकिन इस केस में आपको पता है कि 8 लोगों को यहां पर मृत्यु की सजा दी गई है। तो क्या कतर इसको एक्सेप्ट करेगा, ये एक सबसे बड़ा चीज देखने होगा। लेकिन भारत कहीं ना कहीं इस एग्रीमेंट का हवाला दे सकता है, इसका इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा यहां पर यह भी है कि भारत इस मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी ले जाया जा सकता है और कह सकता है कि कहीं ना कहीं जो ड्यू प्रोसेस है वो फॉलो नहीं किया गया। क्योंकि आपको समझना है अभी मेन प्रॉब्लम क्या है कि कतर की तरफ से यहां पर जो चार्जेस हैं उनको रिवील नहीं किया गया। देखो, ये तो बोला जा रहा है कि जासूसी की वजह से कहीं ना कहीं कतर ने उनको गिरफ्तार किया, उनको सजा सुनाई, लेकिन फॉर्मल तरीके से कतर की तरफ से अभी तक कोई भी जो डिटेल है चार्जेस से रिलेटेड वो यहां पर नहीं लाया गया है। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी दिखती है। तो इसी को देखते हुए भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस शायद जा सकता है। और इसके अलावा यहां पर जो आखिरी एक रास्ता बचता है भारत के पास वो ये है कि हम कतर के अंदर ही वहां की जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको फॉलो करें और इसको अपील करें। क्योंकि ये जो अभी निर्णय है वो एक निचली अदालत के द्वारा दिया गया है तो इसको हायर कोर्ट में हम चैलेंज कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है वो चैलेंज किया जाएगा। लेकिन यहां पर आम नागरिकों के बीच अगर आप देखोगे जो एक बहस छिड़ रखी है, मैं देख रहा था, इनफैक्ट मैंने कल इंस्टाग्राम पे भी एक शॉर्ट डाला था इससे रिलेटेड और उसमें भी कई लोग यहां पर कमेंट कर रहे थे कि भारत को अपना जो रिश्ता है कतर के साथ खत्म कर देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ लोग हंस रहे थे। तो एक्चुअली है क्या, देखो क्या होता है ना कि दो देश के बीच
बीच के रिलेशंस कैसे हैं वो काफी हद तक निर्भर करते हैं कि उनका ट्रेड रिलेशंस कैसा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर दोनों देश के बीच में बहुत ज्यादा ट्रेड होता है तो यूजुअली आपको यही देखने को मिलेगा जियोपॉलिटिक्स में कि उनके रिश्ते भी ठीक ठाक बने रहते हैं। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आता भी है तो कहीं ना कहीं बातचीत कर कर उसको सुलझाया जाता है। तो अगर हम भारत और कतर की बात करें तो यहां पर भी आपको काफी अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो ट्रेड है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं ना, वो आपको बहुत ज्यादा कतर की झुकाव में देखने को मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों देश के बीच का अगर आप ट्रेड देखोगे तो हम बहुत ज्यादा, मतलब जितना भी ट्रेड होता है उससे 90% जो है हम अकेले कतर से इंपोर्ट कराते हैं और कतर भारत से बहुत कम इंपोर्ट कराता है। और इसकी वजह से यहां पर जो सरप्लस है वो कतर के पास होता है, क्योंकि हम बहुत सारा डॉलर्स देते हैं वो जो भी हम सामान खरीदते हैं। और वो सामान कौन सा है? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका एलएनजी, जो नेचुरल गैस होता है ना, नेचुरल लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो हम कतर से मंगाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो भारत को गैस की काफी आवश्यकता है। देखो, अगर हम बात करें हमारी जो इकोनॉमी चलती है इसमें आपको पता है क्रूड ऑयल हो गया, गैस हो गया, आज के रेट में भले ही हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बाकी चीजों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा रास्ता तय करना बाकी है लेकिन इसी की वजह से गैस और क्रूड ऑयल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से इकोनॉमी चलती है। और भारत काफी हद तक कतर के ऊपर निर्भर है लिक्विफाइड नेचुरल गैस के मामले में। देखो, मैं बात कर रहा हूं नेचुरल गैस की। एक्चुअली क्या है कि कतर भारत से काफी दूर है, तो हम समुद्र के रास्ते शिप के माध्यम से उसको मंगाते हैं। तो जब हम शिप से उसको मंगाते हैं तो हम गैस के फॉर्म में नहीं मंगा सकते, क्योंकि गैस के फॉर्म में मंगाएंगे तो बहुत कम भारत के पास आएगा। तो उसको कंप्रेस करके, कूल करके लिक्विड फॉर्म में किया जाता है और तब उसको भारत लाया जाता है और फिर फर्दर उसको गैस में कन्वर्ट करके हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप देखो तो अगर हम बात करें भारत में जितना भी गैस का कंजम्पशन होता है, नेचुरल गैस का कंजम्पशन होता है, उसमें 50% प्रोडक्शन हम भारत के अंदर ही कर लेते हैं, लेकिन बाकी का 50% बेसिकली ये हम इंपोर्ट कराते हैं। और जितना हम इंपोर्ट कराते हैं ना, उसका 50%, मतलब जितना भी इंपोर्ट कराते हैं उसका लगभग 50% हम अकेले कतर से इंपोर्ट करते हैं। मतलब मैं आपको शॉर्ट में बोलूं तो भारत जितना भी नेचुरल गैस का कंजम्पशन करता है उसका 25% हम अकेले कतर के ऊपर निर्भर हैं। तो इसी से आपको समझने को मिलेगा कि भारत नेचुरल गैस के मामले में कतर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर हम गैस इंपोर्ट डिपेंडेंसी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया 50%, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन इसका मेन कारण यह है कि गवर्नमेंट का भी अगर आप कंसल्टेटेड पुश देखोगे तो वो आपको नेचुरल गैस की तरफ देखने को मिलेगा, क्योंकि हम यूजुअली क्या करना चाह रहे हैं कि क्रूड ऑयल वगैरह का कंजम्पशन थोड़ा कम करना चाह रहे हैं, हम गैस की तरफ जा रहे हैं। मतलब जब तक हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक की तरफ ना बढ़ जाएं तो उसके पहले यहां पर ट्रांजिशन फेज में गैस की हमें और ज्यादा आवश्यकता होगी और आगे आने वाले वर्षों में और ज्यादा, मतलब जितना हम इंपोर्ट करा रहे हैं ना उससे और ज्यादा इंपोर्ट आगे आने वाले वर्षों में आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट ओन्ड यहां पर भारत में एक कंपनी है, दैट इज पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट एलएनजी क्या करता है कि भारत में जो भी इंपोर्ट होता है ना गैस, वो पेट्रोनेट एलएनजी मंगाता है और पेट्रोनेट एलएनजी का कतर के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, जिसके तहत हर साल हम 8.5 मिलियन टन्स पर एनम ये हम एलएनजी कतर से इंपोर्ट कराते हैं। तो ये पेट्रोनेट एलएनजी ये इंपोर्ट कराता है। और यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है, वो ये है कि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गैस के मार्केट में अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होता है, जो स्पॉट मार्केट हम कहते हैं। मतलब मान लो अचानक से अगर हमें जरूरत पड़ गया कि हमें गैस की आवश्यकता है, ठीक है, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है किसी देश के साथ, तो वो गैस हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। तो पेट्रोनेट एलएनजी क्या करती है, जैसे मान लो 15 साल, 20 साल, 25 साल, ये लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक प्राइस फिक्स्ड कर लिया जाता है कि इस प्राइस के बेसिस पर हम हर साल कतर से इतना खरीदेंगे। तो कतर भी हमें मना नहीं कर सकता कि हम आपको नहीं देंगे, कतर को वो सप्लाई करना ही पड़ेगा और भारत को भी वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये होता है आपका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और भारत ने, जैसा मैंने आपको बताया, हमने एम्बिशियस टारगेट रखा है। एक्चुअली अगर प्रेजेंट में अगर आप देखोगे जितना भी हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं उसमें सिर्फ 6% नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है, लेकिन 2030 तक भारत सरकार ने एम रखा है कि हम उसको बढ़ाकर 15%
50% कर देंगे। मतलब भले ही अगर हम बात करें कि हम हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे, डोमेस्टिकली यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो हमें इंपोर्ट नहीं, देखो ऐसा नहीं है। हम कितना भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर लें, जो हमारा टारगेट है ना उसको मीट करने के लिए हमें और ज़्यादा इंपोर्ट कराना ही पड़ेगा। तो इंपोर्ट कराने में, क्योंकि आपको पता है कतर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस का, तो कतर हमारे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम गैस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें वहाँ से मंगाना ही पड़ेगा। जहाँ तक भारत की बात है, जैसा कि आप देख सकते हो, वो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में है, क्योंकि ये जो 8 नेवी पर्सनल का जो पूरा मामला सामने आया है, इसको कैसे सुलझाया जाए। क्योंकि लोग तो काफ़ी आसानी से कह देते हैं कि यहाँ पर हम कतर को पनिश कर सकते हैं, कतर को बोल सकते हैं कि हम आपसे नेचुरल गैस नहीं मंगाएंगे, लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है। देखो, ये आम आदमी बोल सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है इकोनॉमी चलाने के लिए। जहाँ तक अगर हम वैल्यू की बात करें, कितने वैल्यू का इंपोर्ट करते हैं, तो यह आप देख सकते हो यहाँ पर कि 2022-23 में जो फाइनेंशियल ईयर गया है पिछला 2022-23 में टोटल हमने जो इंपोर्ट कराया है, टोटल जो हमने इंपोर्ट कराया है कतर से, उसकी वैल्यू $16.8 बिलियन है। सोच के देखिए, इस $16.8 बिलियन में से $8.32 बिलियन ये आपको सिर्फ और सिर्फ एलएनजी का देखने को मिलेगा। मतलब हम 50%, जितना भी हमारा इंपोर्ट होता है कतर से, उसका 50% अकेले हम सिर्फ एलएनजी का इंपोर्ट कराते हैं। और बाकी का भी अगर आप देखोगे, रेस्ट ऑफ 50% वो भी आपको कहीं ना कहीं जो फॉसिल फ्यूल लिंक्ड कमोडिटीज हैं, जैसे एलपीजी हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, अदर पेट्रोकेमिकल्स हो गया, तो वो भी उसी से रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो ज्यादातर हम जितना भी इंपोर्ट होता है कतर से, वो फॉसिल फ्यूल से ही रिलेटेड होता है। वहीं अगर हम भारत के एक्सपोर्ट की बात करें, तो भारत कितना एक्सपोर्ट करता है, देखो हम इंपोर्ट कितना करते हैं, 16 या 17 बिलियन डॉलर के आसपास, लेकिन आपको पता है हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं, बहुत कम, इट इज जस्ट 1.97 बिलियन डॉलर। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि भारत तो बहुत कम एक्सपोर्ट करता है, सिर्फ सीरियल्स, कॉपर आर्टिकल्स, आयरन एंड स्टील हो गया, वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेस, ये सब करते हैं, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। वहीं एलएनजी हम बहुत बड़े मात्रा में मंगाते हैं। अगर हम टोटल एलएनजी इंपोर्ट की बात करें, तो देखो क्या है कि भारत ने 2022-23 में 19.85 मिलियन टन ये हम एलएनजी इंपोर्ट कराए थे, जिसमें कतर से हमने कितना मंगाया था, वो हमने मंगाया 10.74 बिलियन टन। मतलब हम बहुत सारे और भी देशों से मंगाते हैं एलएनजी, लेकिन 54% एलएनजी हमारा कतर से आता है। और अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हो, हमारा लेक्चर ध्यान से सुन रहे हो, तो मैंने आपको क्या बोला था कि भारत की जो कंपनी है पेट्रोनेट एलएनजी, उसका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है किसके साथ, कतर के साथ, कि हम 8.5 मिलियन टन मंगाएंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला अभी यहां पर कि हमने 2022-23 में कितना मंगाया, 10.74 मिलियन। तो 8.5 मिलियन टन तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था, और बाकी का जो लगभग 2.25 मिलियन टन जो है, वो हमने पिछले साल स्पॉट मार्केट के प्राइस पर मंगाया था। और स्पॉट मार्केट यूजुअली मैंने आपको बताया उसका प्राइस आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो तो हम मंगा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो अर्जेंट बेसिस पर रिक्वायरमेंट है वो भी हम कतर से कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि भारत जो इंपोर्ट करता है कतर से, एलएनजी इंपोर्ट करता है जो भी, क्या हम दूसरे देश से वो डाइवर्ट नहीं कर सकते, क्या हम रशिया से नहीं खरीद सकते। देखो एक्चुअली क्या हुआ है रिसेंट टाइम्स में, अगर आप देखोगे, जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, तब से ये जो एलएनजी वाला मार्केट है ना, वो सेलर्स मार्केट बन गया है। सेलर्स मार्केट कहने का मतलब है ये सेलर्स के बेनिफिट में बन गया है कि अचानक से यहां पर शॉर्टेज हो गई है एलएनजी की, जिसकी वजह से यहां पर एलएनजी के प्राइसेस अगर आप ग्लोबली देखोगे तो पिछले कुछ समय में उसमें आपको बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। और जब एलएनजी के प्राइसेस में उछाल हुआ, मतलब कि वो देश जो उसका एक्सपोर्ट करते थे, सप्लाई करते थे, उनको फायदा होगा। इसीलिए कतर इस समय बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। यहां पर जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि जिस तरीके का प्राइस फ्लक्चुएशंस देखने को मिला है पिछले 2 सालों में एलएनजी का, इसको देखते हुए हमें लॉन्ग टर्म जो बेसिस होता है कॉन्ट्रैक्ट का, लॉन्ग टर्म मतलब स्पॉट में हमें नहीं जाना चाहिए। अगर हम स्पॉट पे देखेंगे तो हमें बहुत कॉस्टली पड़ेगा, तो हमें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। और इसी की वजह से दुनिया के बहुत सारे जो देश हैं जो गैस के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो यहां पर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कतर ने पिछले कुछ हफ्तों में अगर आप देखोगे तो 27 ईयर एलएनजी सप्लाई डील
डील किया है कई देशों के साथ, जैसे फ्रांस हो गया, पोर्चुगीज हो गए, इटली हो गया, इन सब के साथ किया। और पिछले महीने बताया जा रहा था कि यहाँ पर चाइना और जर्मनी के साथ भी कतर ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो इसकी वजह से भारत के ऊपर भी काफी प्रेशर आ गया है कि हम भी कतर के साथ और ज्यादा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करें, ताकि जो भी गैस का प्रोडक्शन होगा उसका कुछ हिस्सा भारत को भी मिल सके। और एक्चुअली अगर आप देखोगे तो हमारा कतर के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2028 में खत्म होने वाला है। तो इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्या हम ये कॉन्ट्रैक्ट 2028 के बाद एंड कर सकते हैं। देखो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी क्या है ना कि ऐसा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि आगे आने वाले वर्ष में, कई वर्षों के बाद, जो एलएनजी का मार्केट है वो बायर्स मार्केट हो जाएगा। जब और ज्यादा यहाँ पर एलएनजी जो नेचुरल गैस यहाँ पर और ज्यादा सप्लाई होने लगेगा, और ज्यादा यहाँ पर निकलेगा, तो उसके बाद जाकर जब सप्लाई ज्यादा होगा और डिमांड कम रहेगा, तब ये बायर्स मार्केट बन जाएगा। लेकिन उसको होने में अभी बहुत समय बाकी है। तो इसकी वजह से क्या है कि भारत अभी काफी डिपेंडेंट है। वो अल्टीमेटली सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार किस तरह का निर्णय लेती है। लेकिन जो भी सिनेरियो था वो मैंने आपको सामने रख दिया। अब आप मुझे बता सकते हो दोस्तों कि क्या होना चाहिए। काफी कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो दुनिया के कौन से रीजन में एलपीजी का प्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर प्रोपेन ज्यादा पाया जाता है? ठीक है, एलपीजी कंटेनिंग प्रोपेन, ये कौन से रीजन में फाउंड होता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी के अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना चाहते हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। कमेंट सेक्शन में इसके लिंक है और आप ले सकते हैं इसका। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।